हेलो यूट्यूबियंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 1, जिसका एक्सरसाइज है 1.3। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है 1.3 में वो सभी क्वेश्चन जो है वो सिद्ध करने वाले हैं ना। सिद्ध करने वाला प्रश्न है, जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो एक्सरसाइज 1.3 में देखने को मिलेंगे। और ऐसा एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में फिक्स आता ही आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में फिक्स आता ही है, या 2 नंबर का है या 5 नंबर का है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के पहले कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या जो भी है, उसके लिए एक प्रमेय है ना। एनसीईआरटी की बुक में एक प्रमेय है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, जिससे कि हमको मदद मिलेगा सिद्ध करने में। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रमेय देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे प्रमेय 1.3 है, उसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है ना। मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर p एक अभाज्य संख्या है और अगर वह a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a क्या है, कोई एक धन पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इसका प्रूफ भी दिया हुआ है नीचे, है ना। लेकिन एक यहाँ पे प्रमेय है, थ्योरम है, ये सिद्ध किया हुआ है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ को देख लेते हैं, 2 लाइन का है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 1.3 का जो भी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसका जो प्रूफ है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये प्रमेय यही दिया है, प्रमेय दिया है। अब यहाँ से प्रूफ हम लोग करते हैं, है ना। प्रमेय वही है 1.3 कि मान लीजिए कि p क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यही जो प्रमेय है इसी का हम लोग यूज करके प्रूफ करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या जो सिद्ध करने वाला होगा उसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसका प्रूफ देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। तो माना कि a अभाज्य गुणनखंड है, a का अभाज्य गुणनखंड इसके रूप में हम लोग लिख दिए हैं। a जो है कोई धनात्मक संख्या है और उसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में, जैसे 1 × 2 × 3 × 5 × 7 × जैसे हम लोग ये लिखते हैं, है ना, डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा, n तक। तो वैसे ही a को हम लोग लिख दिए हैं p1 × p2 × p3 डॉट 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 कहाँ तक, pn तक। ठीक है, तो इसके रूप में हम लोग लिख दिए हैं, जहाँ पे बोले हैं कि p1 p2 p3 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। एक को हम लोग नहीं लेते हैं, 2 से स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या। वैसे नॉर्मली हम लोग गुणनखंड जब लिखते हैं तो एक को भी गुना करा देते हैं। ठीक है, चलो 2 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि p1 p2 p3 जो भी है वो क्या है, अभाज्य संख्याएँ हैं। आगे देखेंगे कि अब a बराबर, चूँकि हम लोग जानते हैं कि a बराबर क्या है, p1 p2 p3 pn है, तो उसका हम लोग वर्ग करेंगे। उसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर हमको क्या मिलेगा, p1 का स्क्वायर, p2 का स्क्वायर, p3 का स्क्वायर डॉट 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 pn का स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है, प्रमेय में ही दिया है कि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है। ये दिया हुआ है कि p क्या है, a स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः अंक गणित का आधारभूत प्रमेय के अनुसार, जो हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़े थे, वो क्या कह रहा था कि किसी भी संख्या को, है ना, किसी भी भाज्य संख्या को हम लोग उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी भाज्य संख्या को हम लोग उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी थ्योरम का प्रयोग करके हम लोग a क्या है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड है, उसको हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं। तो उसके हिसाब से क्या हुआ है यहाँ पे कि a बराबर a स्क्वायर जब बराबर जो भी था p1 स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिखे थे। और ये जो p1 p2 p3 जो भी है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो वैसे ही ये जो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है, वो क्या कहता है कि अगर कोई भाज्य संख्या है तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में दिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो a है
है ना, जो ए है इसमें ये जो प्रत्येक है वो क्या है, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में है। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि p क्या है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार p जो है इसमें से ही कोई एक होगा, है ना, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, यूनिक होता है। यूनिक होता है मतलब कि अद्वितीय होता है ना, अद्वितीय होता है। तो इसी में से अगर p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो जो p होगा इसी p1 p2 p3 में से ही कोई ना कोई एक होगा। तो अगर कोई ना कोई एक उसमें से होता है ना, तो चूंकि हम जानते हैं कि a बराबर यही दिया है और इसी में से कोई ना कोई क्या है, p है। मान लेते हैं कि p3 ही p है, तो p अगर a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वो a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अगर ये समझ में आए तो भी ठीक है, और नहीं समझ में आए तो ये प्रूफ आता नहीं है, बस इसको ध्यान रखना है ये वाला स्टेटमेंट, है ना, कि अगर p a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो p a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना बस ध्यान रखना है। चलिए प्रूफ पे चलते हैं, एक्सरसाइज 1.3 जो भी है ना, उसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 1.3 उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि √5 को प्रूफ करना है कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूफ करना है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ है, ठीक है, प्रश्नावली 1.3 है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले ही स्टार्ट करेंगे कि माना, है ना, हम लोग इसको प्रूफ करेंगे अपने ही बात को गलत साबित करके, है ना, अपने ही बात को गलत साबित करके। यानी कि पहले मान लेंगे कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं, तो √5 अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि p/q कुछ भी है ना, p/q क्या है, कुछ भी है। इसको कुछ ना कुछ से काट के हम लोग क्या कर दिए, कुछ ऐसे काटे कि ये क्या बन गया है, अभाज्य संख्या बन गया है। अब कटने वाला नहीं है, यानी कि ऐसा अभाज्य संख्या बन गया है कि अब एक दूसरे से नहीं कटेगा। जैसे मान लो कि पहले हो सकता था कि ये 4/6 कहीं होता, मान लो, है ना, कि p/q के रूप में 4/6 भी है, तो हो सकता है कि होता। तो हम लोग क्या समझेंगे कि इसको काट लिए हैं, है ना, 2 दूनी 4 2 3 6, और ऐसा काट के ऐसा छोटा बना दिए हैं कि अब इसको और काटा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि इसका HCF क्या होगा, इस दोनों का, ऊपर और नीचे वाले का, है ना, 2 और 3 का HCF क्या होगा, 1 होगा। तो जब भी ऐसे वाले संख्या का HCF 1 होता है तो इन दोनों संख्या को हम लोग बोलते हैं को प्राइम संख्या। क्या बोलते हैं, को प्राइम, सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य, है ना। तो हम लोग यहाँ पे √5 को समझेंगे कि p/q है, और p और q को हम लोग क्या समझेंगे कि सह अभाज्य संख्या है। p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब ये हुआ कि उसका जो गुणनखंड होगा, मतलब उसका जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। उसका जो HCF होगा क्या होगा, 1 होगा। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होगा कि उसका HCF जो होगा वो क्या हो गया, 1 होगा। ठीक है, सह अभाज्य संख्या है जिसका HCF 1 है, जिसका HCF 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो P और Q है एक के अलावा और किसी से विभाजित नहीं होगा, है ना। जो P और Q है वो एक के अलावा और किसी से विभाजित नहीं होगा। सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसको हम लोग मान लिए कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है।
√5 एक परिमेय संख्या है तो √5 बराबर हम लोग लिख सकते हैं परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप में। और हम लोग यहाँ पे p और q को क्या कह दिए हैं कि सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्या है। p और q क्या है? सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि इसका HCF क्या होगा? 1 होगा, यानी कि यह 1 के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। अगर हम लोग यह साबित कर दे कि यह 1 के अलावा और किसी से भी कट रहा है तो हम लोग फिर इस बात को जो हम लोग ये माने हैं वो हमारा मानना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और फिर इसको बोल देंगे कि √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी कि हम p और q को एक तरह से क्या मान के चल रहे हैं? सह अभाज्य संख्या है जिसको एक के अलावा और कोई नहीं काट सकता। अगर हम लोग ये साबित कर दें कि एक के अलावा और कोई है जो इसको काट सकता है तो ये हमारा मानना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और गलत हो जाएगा तो हमारा ये मानना कि परिमेय संख्या है √5 ये भी गलत हो जाएगा। और उस तरीके से √5 क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि √5 बराबर क्या है? p बटा में q है। √5 बराबर क्या है? p बटा में q है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा p² बटा में q²। इधर क्या हो जाएगा? p² बटा में q²। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि p² बटा में q² मिल गया तो लिख देंगे ऐसे p² बराबर 5 गुने q²। p² बराबर 5 गुने q²। तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि जो p² है यानी कि जो p है, जो 5 है वो p को क्या करेगा? विभाजित करेगा। यानी कि मान के चलो कि p² बराबर कुछ ना कुछ ऐसे होगा, है ना, 50। तो यहाँ पे 5 गुना में है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या है? 5 गुना में है, यानी कि 5 इसको क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि चूँकि p² 5 से विभाजित है ना, या ऐसे लिख देंगे इसको, चूँकि 5 p² को विभाजित कर रहा है। चूँकि 5 p² को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, चूँकि 5 p² को विभाजित कर रहा है इसीलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। 5 p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। p क्या करेगा? 5 जो करेगा क्या? p को भी विभाजित करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे p के जगह पे कुछ मान लेंगे। जब 5 से ये कट ही रहा है तो p के जगह पर हम लोग कुछ ऐसे मान लेंगे कि ये 5n है। p को क्या मान लेंगे कि 5n है, क्योंकि 5 से कट रहा है तो p को अपने मन से मान लेंगे कि 5n है ना। यहाँ पे मान लेंगे, माना p बराबर क्या है? 5n है। और ये p बराबर 5n को यहाँ पे क्या कर देंगे? रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5n का होल स्क्वायर इक्वल टू 5q²। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा 25n² बराबर 5q²। अब यहाँ से 5 से ये 25 कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5n² बराबर q²। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम लोग को दिख रहा था कि p² बराबर था 5q², है ना, तो वैसे ही यहाँ पे क्या दिख रहा है कि q² बराबर क्या है? q² बराबर क्या है? 5n²। q² बराबर क्या है? 5n²। तो इस तरीके से हम इसको भी कह देंगे यहाँ पे कि चूँकि, है ना, कि चूँकि 5 q² को विभाजित कर रहा है। 5 देखो, 5 इधर बट्टा में आ जाएगा, यानी कि 5 क्या है? q² को विभाजित कर रहा है, q² को विभाजित कर रहा है, इसीलिए 5 q को भी विभाजित करेगा, 5 q को भी विभाजित करेगा। अब देखो, दो कथन हमको निकल के आया यहाँ से, है ना, एक ये पहला कथन और ये आया दूसरा कथन। इन दोनों कथन से हमको क्या दिखता है, क्या मिलता है? कथन 1 और कथन 2 से, कथन 1 और 2 से, कथन 1 और
2 से क्या हमको मिलता है कि 5 एक अन्य गुणनखंड है। 5 एक अन्य गुणनखंड है किसका? P और Q का गुणनखंड है। 5 क्या है? एक अन्य गुणनखंड है P और Q का, P और Q का। जबकि हम लोग क्या माने थे शुरू में? जबकि हम लोग शुरू में यही माने थे कि P और Q का एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है। P और Q का एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो इस तरीके से क्या हम लोग यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 को देखने से क्या लग रहा है कि 5 एक अन्य गुणनखंड भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 किसको विभाजित कर रहा है? P को, और यहाँ पे 5 किसको विभाजित कर रहा है? Q को। इसका मतलब कि 5 P और Q को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब कि 5 जो है P और Q का क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। तो हम लोग तो पहले बोले थे कि इसका कोई भी अभाज्य गुणनखंड एक के अलावा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक के अलावा एक 5 अभाज्य गुणनखंड मिल गया। तो हम लोग कहेंगे इस प्रकार हम जो माने थे, हमारा मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारा मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, असत्य है ना? जो हम लोग माने हैं वो क्या है? असत्य है। अतः असत्य है, अतः लिख देंगे। अतः √5 क्या है? जब परिमेय नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय। अतः √5 अपरिमेय संख्या है। अतः √5 अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया? प्रूव्ड। ठीक है। देखो स्टेप्स कुछ ज़्यादा है लेकिन कुछ नहीं है, 2-3 काम करना है बस, इसमें प्रूफ हो जाएगा। उसको ध्यान से देख लो फिर से। ठीक है। इसमें क्या है, हम लोग को प्रूफ करना था कि √5 क्या है? एक परिमेय मतलब कि अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं? सबसे पहले √5 को क्या मान लिए हैं? अपरिमेय मान लिए हैं। √5 को हम लोग क्या मान लिए हैं? परिमेय संख्या। √5 क्या है? एक परिमेय संख्या, हम लोग इसको मान लिए हैं। ठीक है। उसके बाद पहला वाला जो काम करना है वो ये काम करना है कि √5 बराबर क्या लिख देना है? P बटा में Q। और बोलना है क्या कि P और Q क्या है? सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि उसका गुणनखंड मतलब एक के अलावा वो और किसी से नहीं कटेगा। यानी कि P बटा Q जो है वो एक के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि P और Q का HCF क्या है? 1 है ना? यानी कि P और Q का HCF क्या है? 1 है। सह अभाज्य संख्या का मतलब यही होता है। फिर उसके बाद क्या बोल देंगे कि √5 बराबर P बटा Q है, तो इसको स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो इधर √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5, और इधर क्या हो जाएगा? P² बटा में Q²। ठीक है। जब इसको Q² को इधर लेके आएंगे तो P² बराबर 5Q² हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग प्रमेय जो 1.3 हम भी प्रूफ किए हैं ना इस क्लास के स्टार्ट में, प्रमेय 1.3 जो हम लोग प्रूफ किए हैं कि अगर कोई संख्या P A² को विभाजित करता है तो वही P A को भी विभाजित करेगा। तो वैसे ही जो कि 5 P² को विभाजित कर रहा है, 5 P² को विभाजित करने का मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पे P² बराबर 5Q² है, यानी कि ये P² का ही ना मान है, ये P² का ही मान है। तो कन्फर्म है कि अगर इसको हम लोग 5 से विभाजित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर अगर 5 मतलब P जो है 5 जो है अगर P² को विभाजित कर रहा है तो 5 क्या करेगा? P को भी विभाजित करेगा। 5 क्या करेगा? P को भी विभाजित करेगा। तो इसको हम लोग कथन 1 बोल दिए। फिर उसके बाद मान लेते हैं
कि अगर p को विभाजित कर लेता है तो मान लेते हैं कि p बराबर क्या है 5n है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या था p बराबर 5, p स्क्वायर बराबर क्या था 5q स्क्वायर। तो वैसे ही हम p की जगह पे क्या मान लेंगे 5n, यानी कि 5 से 5 ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो वैसे ही हम मान लेते हैं कि p बराबर क्या है 5n है। तो यहाँ पे 5n रखेंगे p के जगह पे, है ना, इस वाले समीकरण में तो 5n रखेंगे तो क्या हो जाएगा 25n स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। ऐसे यहाँ से जब हम लोग काट कूट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। फिर इसी के जैसा समीकरण बन गया, है ना। जब इसी के जैसा बन गया तो यहाँ पे भी हम वो लोग वैसे ही कहेंगे कि p जो है वो q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः मतलब 5 जो है q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः 5q को क्या करेगा विभाजित करेगा। अब कथन 1 और 2 से हमको क्या मिल रहा है कि एक 5 एक ऐसा अन्य गुणनखंड है जो कि p और q को क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हम जो माने थे कि इसका सिर्फ एक ही गुणनखंड है वो 1 है, वो क्या हो गया गलत साबित हुआ। तो इस तरीके से हम लोग कह देंगे कि अतः हमारा मानना √5 की एक परिमेय संख्या वो क्या है गलत है। तो ये फिर √5 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर दिए सिद्ध कर दिए। तो ऐसे ही इसको क्या कर देना है लिख देना है। जब ये क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, इसमें 2-3 जगह केवल लिखना है, जैसे ये वाला बात है और ये वाला बात है, और लास्ट में हम लोग क्या कहेंगे अपने ही बात को गलत साबित करेंगे और फिर उसके बाद इसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। इसका तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ना। तो इस पहला का देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्या करना है हमको सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसको भी हम लोग मान लेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है मान लेंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 = p/q। परिमेय संख्या को इसके रूप में लिखते हैं p/q के रूप में, ठीक है। अब इस 3 को क्या करेंगे उस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√5 बराबर p/q - 3, ठीक है। अब ये p/q - 3 ये करेंगे तो ये भी तो परिमेय ही होगा ना। जैसे मान लो p/q के जगह पे 2/3 है, उसमें से अगर -3 हम लोग घटा भी लेते हैं तो ये क्या होगा परिमेय ही तो होगा, है ना। एलसीएम क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे क्या होगा 9, यानी कि -7/3। तो ये भी तो परिमेय ही हुआ, है ना। तो यानी कि ये पूरा क्या है परिमेय है। अब ये इधर क्या है 2 मल्टीप्लाई में है ना, 2 क्या है मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो अगर इसको हम लोग 2 से डिवाइड भी कर देते हैं -7/3 को, तो ये -7/3 से क्या हो जाएगा -7/6, तभी ये क्या है परिमेय ही है। तो यानी कि p/q - 3। अब हम लोग कहेंगे कि इसका जो RHS है ना, जो RHS है वो क्या है परिमेय संख्या है। RHS क्या है परिमेय संख्या है। RHS क्या है परिमेय है ना। RHS क्या है परिमेय है। लेकिन √5 क्या है √5, लेकिन हम जानते हैं, है ना, लेकिन चूँकि ऐसे कह देंगे कि चूँकि RHS क्या है यहाँ पे परिमेय है, और कहेंगे कि लेकिन √5 क्या है अपरिमेय, हम जानते हैं ना। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे लिखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय है। हम जानते हैं कि √5 क्या है अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः फिर से बोलेंगे कि अतः हमारा मानना, है ना, अतः हमारा तो इस बात को क्या कर रहा है ये, मतलब कि
लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि एक साइड परिमेय होगा और एक साइड अपरिमेय कैसे हो सकता है ना। जैसे कि एक साइड अगर परिमेय होगा तो इधर भी क्या होगा, परिमेय ही होगा, है ना। परिमेय के बराबर ही परिमेय होता है, परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं हो सकता। तो अतः हमारा मानना, है ना, मानना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, गलत है या असत्य है, असत्य है। अतः ये जो 3+2√5 होगा, 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा सा आसान था, है ना। तो ये जो आएगा, ये बोर्ड एग्जाम में अगर आना होगा तो ये 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा आसान है। इसमें करना क्या है, देखो सिंपल है। इसमें जो भी दिया है ना, उसको क्या करना है कि पहले मान लेना है कि 3+2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद 3+2√5 अगर परिमेय है तो उसको p/q के रूप में लिख देना है। जब p/q के रूप में आ जाएगा तो ये 2√5 यहाँ पे लिख देंगे, है ना, इस साइड, और 3 को क्या करेंगे, उस साइड भगा देंगे। तो अगर उसमें से अगर 3 घटा भी लेते हैं, किसी परिमेय संख्या में से कोई परिमेय संख्या को घटाते हैं तो भी वो क्या बनेगा, परिमेय संख्या ही बनेगा। ऐसा हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या है कि 2√5 ऐसे हम लोग लिख दिए। फिर ये क्या है, 2 क्या है, गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो यानी कि अगर इसमें हम लोग भाग भी देंगे, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग भी देंगे तो वो क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। जैसे मान लो कि 4/3 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसमें से अगर हम लोग कुछ घटा भी लेते हैं, कुछ घटा भी लेते हैं तो वो क्या बनेगा, परिमेय संख्या ही बनेगा, है ना। इसमें कुछ हम लोग भाग भी दे देते हैं तो भी क्या बन जाएगा, मान लो कि 1/3 है, इसमें हम लोग भाग देते हैं 2 से, तो 1/3 गुने इसको लिख सकते हैं 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/6, तो भी ये क्या बनेगा, परिमेय ही बनेगा, है ना। तो वैसे ही इस साइड वाले पूरे को हम लोग क्या कहेंगे कि परिमेय है। जब इस साइड वाला पूरा परिमेय है तो हम तो जानते हैं कि √5 क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि इधर का परिमेय हो जाए और उधर का क्या हो जाए, अपरिमेय हो जाए। तो फिर हम लोग कहेंगे कि लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हम जो माने हैं वो क्या है, गलत है ना। इसीलिए 3+2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे हम लोग क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन इसमें है वो क्या कह रहा है। तीसरा नंबर में 3 क्वेश्चन है। पहला है 1/√2, 1/√2 को सिद्ध करना है कि यह परिमेय संख्या है। 1/√2 को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या मान लेंगे कि माना, है ना, क्या मान लेंगे कि माना 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। माना 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। हम लोग मान लेंगे कि 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। अब अगर परिमेय संख्या है तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग √2 को चाहे तो इधर भगा सकते हैं, है ना, और इधर q को ला देंगे, इधर p को। तो हम लोग क्या लिख देंगे, q/p = √2, ठीक है। अब मान लो कि कोई परिमेय संख्या है, मान के चलो कि 1/2 ही है, एक परिमेय संख्या। अगर उसको हम उल्टा भी कर देंगे तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या ही है ना। तो हम लोग कह देंगे कि चूँकि LHS जो कि है वो क्या है, p/q है, एक परिमेय संख्या ही है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन एक परिमेय संख्या है, लेकिन RHS में जो है, RHS बराबर जो √2 है ना, RHS बराबर √2 है ना। √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं, है ना। लेकिन हम जानते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे, लेकिन हम जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिख लेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि RHS बराबर √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा
मानना कि 1/√2 एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है, असत्य है। क्या है? असत्य है। तो यह साबित होता है या यह प्रूफ होता है कि यह साबित होता है कि 1/√2 अपरिमेय है ना। यानी कि जब हम लोग ये असत्य हो गया कि हमारा मानना जो है परिमेय संख्या है, तो परिमेय अगर कोई संख्या नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय होगा, है ना। अपरिमेय है, ठीक है। ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सिद्ध कर देना एकदम आसान है ना। चलो, ये तीसरा का क्या था? पहला था। तीसरा का हम लोग दूसरा देख लेते हैं ना। तीसरा का हम लोग दूसरा देख लेते हैं। तीसरा का दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है? यहाँ पे 7√5 क्या है? 7√5। तो 7√5 को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है ना। तो हम लोग फिर से मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो 7√5 को हम लोग लिख सकते हैं P/Q। हम लोग 7√5 को क्या लिख सकते हैं? P/Q। अब P/Q लिख दिए तो √5 को इधर ही रहने देते हैं और 7 को यहाँ पे भगा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7Q। अब हम लोग कहेंगे कि चूँकि RHS बराबर P/7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि LHS बराबर जो √5 है, LHS बराबर जो √5 है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः फिर से वही बात लिख देंगे, अतः हमारा मानना कि 7√5 परिमेय संख्या है, असत्य है। अतः यह साबित होता है कि 7√5 अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे? इसको भी प्रूफ कर देंगे, ठीक है। यही सिंपल काम करना है। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो ये 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा का 3 नंबर। तीसरा का 3 नंबर देखते हैं वो क्या है। तीसरा का 3 नंबर क्वेश्चन है 6+√2। 6+√2 एकदम सेम दूसरे क्वेश्चन जैसा है ना। एकदम सेम दूसरे क्वेश्चन जैसा ही तीसरा क्वेश्चन है। इसको चाहे तो आप लोग बना भी सकते हैं, फिर भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था। 6+√2। 6+√2। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे? मान लेंगे कि 6+√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 6+√2 एक परिमेय संख्या है। 6+2 एक परिमेय संख्या है, माना। जब परिमेय संख्या मान लेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं परिमेय के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब 6 को इधर लाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? √2 बराबर P/Q - 6। परिमेय में से अगर किसी परिमेय संख्या को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? परिमेय ही होगा। फिर लिखेंगे चूँकि RHS बराबर P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि LHS बराबर √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः फिर से वही लिख देंगे, अतः हमारा मानना कि 6+√2 परिमेय है, असत्य है, और इस तरह से सिद्ध होता है या साबित होता है कि 6+√2 क्या है? अपरिमेय है। इस तरीके से हम लोग इसको भी क्या कर देंगे?
लिख देंगे। तो ऐसे ही इसको सिद्ध करना है। जो 5 नंबर का क्वेश्चन था, मतलब जो पहला क्वेश्चन था वो 5 नंबर लायक था, क्योंकि उसमें डायरेक्ट यही दिया था कि √5 को सिद्ध करे, √3 को या √2 को। ऐसे ही आएगा क्वेश्चन एग्जाम में कि इसको सिद्ध करें। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा 5 नंबर का, और जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो कितने नंबर का आएगा? 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान था, लेकिन उसके लिए एक प्रमेय हम लोग को पढ़ना था, है ना। एक प्रमेय पढ़ना था जिसको हम लोग बोलते हैं 1.3 था, है ना। और वो क्या है कि अगर P कोई एक अभाज्य संख्या है, अगर वो a² को विभाजित करता है तो P क्या करेगा? a को भी विभाजित करेगा। इस तरीके से ये जो √5 को हम लोग प्रूफ किए थे, इसमें यूज हुआ था इसका, और ये ही जो आएगा क्वेश्चन वो क्या आएगा? 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, उस प्रमेय को हम लोग को समझना ज़रूरी था, इसीलिए उस प्रमेय को भी बताया गया है। ठीक है, उस प्रमेय को ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो √5 आएगा, √3 आएगा या √2 आएगा, उसको प्रूफ करने के लिए अगर एग्जाम में आता है तो वैसे ही जैसे हम लोग √5 को प्रूफ किए हैं, एकदम सेम हूबहू वैसे ही कर देना है। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।